नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। नेपाल में जो कुछ हो रहा है उससे अब आप सब लोग परिचित हैं। 2-3 दिन के अंदर ऐसा जबरदस्त आंदोलन खड़ा हुआ, हालत यह है कि पूरे नेपाल में आग लगी हुई है। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली इस्तीफा दे चुके हैं। कितने ही मंत्रियों को दौड़ाकर पीटे जाने की खबर मिली है। एक एक्स जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके घर में आग लगा दी गई और उनकी पत्नी जलकर मर गई। इसके अलावा भी ऐसे ऐसे दृश्य दिखे हैं जिन्हें देखकर एक बार लगता है कि क्या वाकई इतना गुस्सा नेपाल के युवकों में, युवतियों में, यानी वहां के युवाओं में पल रहा था, और क्या स्वतः स्फूर्त यानी अपने आप जो गुस्सा सड़क पे निकलता है वो इस लेवल पर जा सकता है। 2006 में वहां पर एक तरह का रिवॉल्यूशन हुआ था, राजशाही को पूरी तरह से खत्म किया गया था, लेकिन उस समय भी हम लोग गवाह हैं कि ना तो इस तरह की हिंसा हुई थी, ना तो राज परिवार के लोगों को मारा गया था, और ना ही राजमहल में किसी तरह की आग लगाने की बात हुई थी। यहां तक कि सिंह महल जो कहा जाता है, लायंस महल आप कह सकते हैं, शेरों का महल, 1907 में उसको बनवाया गया था। उस जमाने में जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने बनवाया था। नेपाल का सबसे बड़ा महल है, उसमें भी आग लगाने की घटना हुई जो 2006 में भी नहीं हुई थी। संसद भवन को आग लगा दिया गया, वहां की मीडिया के ऑफिसेस को आग लगा दिया गया, और हालत यह है कि भारत से जो वहां पर टूरिस्ट गए हुए थे उनके भी वीडियोस लगातार आ रहे हैं। किसी को मारने की कोशिश की गई, किसी के होटल में आग लगा दी गई, लोग बच बचाकर किसी तरह से भागे हैं वहां से। पोखरा से एक महिला का वीडियो आया था जिसमें वो बता रही थी कि जिस होटल में वो रुकी हुई थी उसमें आग लगा दी गई और डंडे लेकर उनको मारने के लिए लोग दौड़े थे। ये सब देखकर थोड़ा सा आश्चर्य होता है। ये लगता है कि क्या वाकई सब कुछ इनबिल्ट है, या फिर कहीं किसी और का भी हाथ है, किसी और तरीके से इसको बढ़ावा दिया गया है। देखिए, भ्रष्टाचार एक ऐसी चीज है जो लगभग सारी दुनिया में है। अगर एशिया और अफ्रीका में बिल्कुल नीचे के लेवल पर भ्रष्टाचार दिखता है, तो यूरोप और अमेरिका में संस्थागत हो चुका है। वो बहुत कुछ ऐसा है, खासतौर पर यूएसए में, जिसको लीगल बना दिया गया। जैसे लॉबिंग, हमारे भारत में कोई पैसा लेके लॉबिंग करे तो उसको दलाली कहा जाता है, लेकिन अमेरिका में लॉबिंग बिल्कुल अलाउड है। आपको पता ही है कि अभी मोदी सरकार ने करोड़ों रुपए साल के देकर एक नए लॉबिस्ट को रखा है ताकि ट्रंप से रिश्ता बनाया जा सके। तो भ्रष्टाचार हर जगह है, और भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है, गरीबी और भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है जो युवाओं को बहुत ज्यादा अपील करता है। नए उम्र के बच्चे, लड़के लड़कियां जब देखते हैं कि नेताओं के बच्चे तो ऐश कर रहे हैं और हजार तरह की परेशानियां देश में हैं, तो ये उनको बुरा लगता है। नेपाल में ये हुआ भी, आपको पता है कि नेपो किड्स को लेकर पूरा एक वीडियोस वगैरह बनाए जा रहे थे और ये बताया जा रहा था कि नेताओं के बच्चे कितना ऐश कर रहे हैं वगैरह वगैरह। लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जितने भी दुनिया में आंदोलन हुए हैं, बाद में पता चला है कि वो प्रायोजित ज्यादा थे। चाहे वो मिस्र का आंदोलन हो जिसके बाद सीसी आते हैं, चाहे टर्की का आंदोलन हो जहां आर्दोगान आते हैं, चाहे बांग्लादेश का आंदोलन हो जहां पर मोहम्मद यूनुस आते हैं, या पाकिस्तान में आंदोलन हो जिसके बाद इमरान खान को जेल में डाल दिया जाता है और शहबाज शरीफ आते हैं। यहां तक कि श्रीलंका में भी आंदोलन हुआ था, होने को तो हमारे यहां भी भ्रष्टाचार के नाम पर इंडिया अगेंस्ट करप्शन करके एक मूवमेंट चला था जिसकी पैदाइश है अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी। लेकिन इन सब के बाद हमने देखा कि पहले से भी ज्यादा खतरनाक शासक आ गए। कांग्रेस की सत्ता गई तो कांग्रेस के बाद भारतीय जनता पार्टी आ गई, जिसके ऊपर वोट चोरी का आरोप है, जिसके जमाने में सीएजी की रिपोर्ट्स का मतलब ही खत्म हो गया है। आधी तानाशाही तो भारत के अंदर लागू हो गई है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस आते हैं, कट्टरपंथ और बढ़ता है, एकदम खून खराबा सड़कों पर होता है, और बांग्लादेश में कोई सुधार हो गया हो ये तो फिलहाल समझ में नहीं आता है। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ आते हैं और वो पूरी तरह से पाकिस्तान को अमेरिका के पैरों में डाल देते हैं। इमरान खान को लंबे समय से जेल में रखा गया है। जो पिछली बार चुनाव हुआ था उसमें किस दर्जे रिगिंग हुई थी ये हम सब ने देखा था कि किस दर्जा वहां पर भ्रष्टाचार है, और क्या शहबाज शरीफ का जो परिवार है, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और कौन कौन, इनसे ज्यादा रईस कोई है? अगर नेताओं के बच्चों के अमीर होने की बात है या नेताओं के अमीर होने की बात है, तो अमेरिका का ट्रंप जो है वो किसी भी आम अमेरिकी से 1000 गुना ज्यादा अमीर है। फिर वहां क्यों नहीं विद्रोह होता है? देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है कि नेपाल में युवाओं के बीच में गुस्सा था, और सोशल मीडिया को जिस तरह से बैन किया गया उससे वो गुस्सा अचानक भड़क गया।
लेकिन यहां रुककर दो चार बातें समझने की कोशिश कीजिए। पहली बात, सोशल मीडिया को यूं ही बैन नहीं कर दिया गया था। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इन सब से कहा गया था कि नेपाल सरकार के नियमों का पालन करें, काठमांडू में, नेपाल में अपना ऑफिस बनाएं, और इन सब ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। टिकटॉक के ऊपर भी पहले बैन लगा था, लेकिन उसने जब नियम पालन करने शुरू कर दिए तो वो बैन हटा लिया गया। इन लोगों को नियम पालन करना ही नहीं था। ये सारी की सारी अमेरिकी कंपनियां हैं, इतना नोट करके आप रख लीजिए। उसके बाद चलते हैं उस संगठन की तरफ जो सबसे बड़ा संगठन है इस पूरे आंदोलन के पीछे। वो एक एनजीओ है और उसका नाम है हामी नेपाल, जिसका मतलब होता है हमारा नेपाल। काठमांडू के जो मेयर हैं वो इसको लीड कर रहे हैं। अब हामी नेपाल को जो फाइनेंस करते हैं उनको जरा सा आप देख लीजिए। इनमें कोको कोला सहित अमेरिका की तमाम कंपनियां शामिल हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि हामी नेपाल एनजीओ को जो पैसा लगातार मिल रहा है वो अमेरिका से मिल रहा है। एक और चीज इसको नोट कर लीजिए, फिर एक और चीज देखिए आप। ओली सरकार कम्युनिस्ट सरकार थी और वो लगातार चाइना के करीब जा रही थी। अभी एससीओ की मीटिंग में गए हुए थे ओली, उनके वीडियोस वगैरह सब आप लोगों ने देखे ही होंगे। चाइना के साथ एक कॉरिडोर भी उनका बन रहा था और यह भी हुआ कि आमतौर पर नेपाल में जो प्रधानमंत्री बनता था वो पहली यात्रा भारत की करता था। प्रचंड दहाल भी भारत आए थे और लोग भी भारत आए थे। गिरिजा प्रसाद कोइराला वो भी जब बने थे मुझे याद है भारत आए थे, लेकिन ओली साहब सबसे पहले चाइना गए। तो चाइना के साथ ये रिश्ते लगातार मजबूत कर रहे थे और ये एक ऐसी बात है जिसको अमेरिका बिल्कुल पसंद नहीं करता है और भारत भी इसको बहुत ज्यादा पसंद नहीं करेगा कि नेपाल जैसा देश लगातार चाइना की तरफ जाए। ये भी पॉइंट आपने नोट कर लिया। और इसके बाद ये तस्वीर आप देखिए। इस तस्वीर में वो झंडा है जिस झंडे पर नेपाल के अंदर सारा आंदोलन चल रहा है और दूसरी तरफ वैसा ही एक और झंडा है। और मैं आपको बता दूं कि वो इंडोनेशिया में जो आंदोलन ऐसा ही हुआ था उसका झंडा है और दोनों आश्चर्यजनक तरीके से एक जैसे झंडे हैं। अगर पूरा पैटर्न फॉलो कीजिए आप, बच्चे सड़क पर आते हैं, आंदोलन शुरू होता है, आगजनी शुरू होती है। लंबे समय तक सेना जो है वो मूक दर्शक बनी रहती है। आज सेना का नोटिफिकेशन आया है, पूरे देश में कर्फ्यू लगाया जा रहा है। ये सब तब आया है जब तमाम मंत्रियों को देश से भागना पड़ा है, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। ये तो पहले ही दिन हो सकता था, लेकिन आर्मी शांति से बैठी रहती है, आंदोलन बढ़ता है और आग लगाई जाती है। कहीं किसी को, कहीं मैंने आपको बताया संसद भवन को आग लगाई जाती है और जगहों को आग लगाई जाती है। अब जरा इसको यहीं पर पाज कर दें और मिस्र के आंदोलन को याद करें, टर्की के आंदोलन को जिसको गुलाबी क्रांति कहा गया था, पिंक रिवॉल्यूशन कहा गया था, कलर रिवॉल्यूशन कहा जाता है इसको। यानी ये लेफ्ट वाली क्रांति नहीं है, लेफ्ट के अलावा दूसरी क्रांतियां हैं। बांग्लादेश का आंदोलन देखें, एकदम सेम पैटर्न दिखाई देता है और सबकी लाइव स्ट्रीमिंग होती है। पूरी दुनिया में लाइव उसको देखा जा सकता है। ये सारी व्यवस्थाएं क्या बच्चों ने खुद कर ली थी? बच्चे जो सड़क पर आए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नेपाल में जो भ्रष्टाचार था और नेपाल में जिस तरह के हालात बने हुए थे उनके चलते बच्चों के मन में गुस्सा था और इस पवित्र गुस्से के चलते वो सड़क पर आए। लेकिन क्या इस गुस्से का इस्तेमाल अमेरिका की CIA ने किया? क्या CIA वहां के NGOs को पैसा दे रही थी? क्या बच्चे चेहरे थे और पीछे से पूरे आंदोलन को ऑर्गेनाइज करने का काम जो लोग कर रहे थे वो अमेरिका के हाथों में खेल रहे थे? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब आज नहीं तो कल आपको मिलेगा। मैंने कहा कि चाहे टर्की हो, चाहे मिस्र हो, चाहे आपका बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, इंडोनेशिया हो, जहां भी इस तरह के आंदोलन हुए, इसका जो रिजल्ट हुआ उसमें कोई खास सुधार नहीं हुआ। हमारे यहां भी हुआ। अब CIA ने कराया था कि नहीं कराया था मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इतना मुझे पता है कि 2014 में जब आंदोलन हुआ था तब भी मैं यही कह रहा था और आज भी मैं यही कहता हूं कि यह कोई स्वतः स्फूर्त आंदोलन नहीं था। लोकपाल को बहुत बड़ी बात बना दी गई थी और आंदोलन खत्म हो गया। केजरीवाल साहब भी 10 साल से ऊपर सत्ता में रहे, मोदी जी 11 साल सत्ता में रह चुके हैं। लोकपाल कब बना, कहां बना, किसी को नहीं पता है। किसी को नहीं पता है कि लोकपाल कहां है। भ्रष्टाचार का लेवल यह है कि जिन नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया, चाहे वो अजित पवार हो, चाहे हिमंता बिस्वा शर्मा हो या ऐसे तमाम सारे लोग हों,
वो या तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथी बन गए और भ्रष्टाचार का आरोप किनारे हो गया। ये तो भारत में हुआ था, जिसको आप डिटेल में जानते हैं। लेकिन तकरीबन यही पाकिस्तान में हुआ, तकरीबन यही बांग्लादेश में हुआ, मिस्र में हुआ, यही हुआ आपके टर्की में हुआ, जिसको अब टर्की कहते हैं। आर्दोगान बने हुए हैं, अभी आर्दोगान के खिलाफ भी बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ था, लेकिन उसको दबा दिया गया। उसकी कोई लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हुई, उसके बारे में दुनिया को किसी को खबर नहीं है। वहां भी इस्तांबुल के मेयर को गिरफ्तार कर लिया गया, लाखों लोग सड़क पे आए, सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया, तमाम सारा दमन किया गया, लेकिन दुनिया में कहीं खबर नहीं बनी, क्योंकि अमेरिका एर्दोगान को नहीं हटाना चाहता। अगर अमेरिका एर्दोगान को हटाना चाहता तो वही कोई पिंक रिवॉल्यूशन के बाद कोई और रिवॉल्यूशन बन गया होता, कत्थई रिवॉल्यूशन बन गया होता, कोई और रिवॉल्यूशन बन गया होता और एर्दोगान को इतिहास के कूड़े में फेंक दिया गया होता। इसलिए नेपाल में जो हो रहा है उसको बहुत गौर से देखने की जरूरत है। देखने की जरूरत है कि युवाओं के गुस्से का कहीं कोई और इस्तेमाल तो नहीं कर रहा, जिसका मुझे तो पूरा शक है। और बहुत सारे ऐसे लोग जो नेपाल को अच्छी तरह से जानते हैं, वो इस बात को समझ रहे हैं कि नेपाल के एलीट क्लास और नेपाल के पॉलिटिकल क्लास का जो करप्शन था, जो नेपोटिज्म था, इनसे आम जनता नाराज थी और इस नाराजगी का फायदा उठाया गया, जिसमें सीआईए का हाथ होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। यह बहुत संभव है कि चाइना के बिल्कुल पड़ोस में, भारत और चाइना के बीच में एक ऐसा देश जो लगातार चाइना के करीब जा रहा था, चाइना से रिश्ते बना रहा था, वो ना अमेरिका को पसंद आया हो ना भारत को पसंद आया हो। एक बात बिल्कुल साफ समझ लेनी चाहिए, मैं देख रहा था कि भारत में बहुत सारे लोग जो हैं बड़े खुश हो रहे हैं और उनको लग रहा है कल को भारत में भी इस तरह का आंदोलन हो सकता है या होना चाहिए। पहली बात तो भारत में इस तरह का आंदोलन होगा नहीं, एक बड़ा देश है हमारा, लोकतंत्र बहुत गहरा है और इस तरह का हिंसात्मक आंदोलन हमारे यहां नहीं होने वाला है, इस बात को नोट कर लीजिए। और दूसरा, ऐसा आंदोलन होना भी नहीं चाहिए जहां लोकतंत्र के प्रतीकों को आग लगा दी जाए। संसद भवन में सत्ता बदलना जनता का बिल्कुल कर्तव्य है। जनता जाती है, वोट देती है और सत्ता बदल देती है। उसी संसद भवन को अगर आग लगा दी जाती है तो दरअसल ये लोकतंत्र को आग लगाना है। कुछ लोग इसलिए खुश हो रहे हैं वहां पर कि फिर से शासन हो जाएगा वहां के राजाओं का। राजा वहां बहुत दिनों से कोशिश कर भी रहे थे और नेपाल हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। यह अपने आप में एक और बड़ी बेवकूफी है, यह नहीं होने वाला। इतिहास का चक्का एक बार जब आगे चला जाता है तो वो पीछे नहीं आता है। और एक बात हमेशा याद रखिए कि नेपाल में जो हो रहा हो, चूंकि दूर से हो रहा है, हमें आपको नहीं झेलना है, वो देखने में बड़ा अच्छा लग रहा हो, लेकिन वो होना किसी भी देश के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंसा के रास्ते से इस तरह से बदली गई सत्ता अक्सर पिछली सत्ता से भी ज्यादा बुरी होती है। वो लोग जो अपने पागलपन में संसद भवन को आग लगा रहे हैं, 1917 या 1907 में बने हुए अपने देश के एक शानदार, आप कहें कि शाहकार, एक शानदार महल, सिंह महल, जिसको देख के कितना अच्छा लगता था, कितना शानदार महल था, नेपाल का एक प्रतीक बनता जा रहा था, वो उसको आग लगाना दरअसल अपने देश के खिलाफ काम करना है। दरअसल अपने देश के गौरव के खिलाफ काम करना है। उसको आग लगा के आपको क्या मिल गया? अब उसमें जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स उसको बनाने के लिए लगेंगे, वो भीख में अमेरिका से लिए जाएंगे और उसके बाद नेपाल में जो भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनेगा, वो चुकाता रहेगा और वो चुकाने के चक्कर में अमेरिका की गुलामी करता रहेगा। जवानी का जोश बड़ा अच्छा लगता है, सड़क पर जब निकलता है तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जो नष्ट कर दिया गया है, चाहे वो संसद भवन हो, चाहे सिंह महल हो, चाहे और भी बहुत सारी चीजें हों, उनको जब दोबारा बनाना होगा, तब जो उस समय सत्ता में होगा उसको बैठ के सोचना होगा कि कैसे बने। और संसद भवन में आग लगाना मतलब लोकतंत्र को आग लगाना है। संसद भवन को तोड़ना फोड़ना मतलब लोकतंत्र को तोड़ना फोड़ना है। इसीलिए इसको जेन जी कहा जा रहा है। युवा हमेशा उत्साह में भरे होते हैं, सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, बहुत कुछ करते हुए दिख रहे हैं और लोगों को बड़ा मजा आ रहा है। लेकिन एक नेतृत्व विहीन, विचारधाराहीन जो भीड़ होती है, वो अपने देश को नष्ट ही करती है। आज के समय में देखने में भले मजा आए, लेकिन 4 साल बाद जब नेपाल सोचेगा कि उसने ये किया था, तो नेपाल के लोगों को अफसोस होगा कि अपनी ही बिल्डिंग्स, अपने ही देश को हमने जलाया था, आग लगाई थी, नेपाल को 25 साल और पीछे ढकेल दिया था। इसलिए यहां जो हिंदुस्तान में सोच रहे हैं कि इस तरह की चीजें हिंदुस्तान में होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन इससे कुछ सीखना भी चाहिए।
सीखना चाहिए कि जनता का जो गुस्सा होता है उसकी भी एक लिमिट होती है। कोई दुश्मन देश भी उसका फायदा तभी उठा पाएगा जब वो गुस्सा होगा। अगर जनता खुश है अपने शासन से तो कोई विदेशी ताकत कुछ नहीं कर सकती। जिस तरह से हमारे देश में अमीरों और गरीबों के बीच की खाई बढ़ती जा रही है, जिस तरह से हमारे देश में नेता रोज अमीर होते जा रहे हैं और जनता गरीब होती जा रही है, सारा पैसा अडानी और अंबानी के पास जा रहा है। हमारा जो पूरा 70-80 साल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना था वो सब उठा के उनको दिया जा रहा है। और जिस तरह से वोट चोरी वाला जो आरोप लगा है और जिसमें बहुत सारी चीजें अब साफ दिखाई दे रही हैं, चुनाव की पूरी प्रक्रिया को लेकर जनता के मन में शंका पैदा हुई है। और जिस तरह से हिंदू मुसलमान करके देश को बांटा जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी अपने देश को ऐसी ही एक अराजकता की तरफ ढकेल रहे हैं। नेपाल या बांग्लादेश के एग्जाम्पल से यह चीज हमें सीखनी चाहिए कि जनता के गुस्से को इतना मत बढ़ाओ कि वो सड़क पर आ जाए। जनता के गुस्से को इतना मत बढ़ाओ कि कोई विदेशी ताकत उसका फायदा उठा सके। जनता को जनता समझो, नागरिक समझो, उसको उसके अधिकार दो, उसकी समृद्धि के लिए, उसकी बेहतरी के लिए काम करो, ताकि जनता का यह भरोसा बना रहे कि वोट से सरकार बदल सकती है, ताकि जनता का यह भरोसा बना रहे कि लोकतंत्र उसके हित में है। जिस दिन यह भरोसा टूट जाता है उस दिन विदेशी ताकतों की सहायता से वो होता है जो नेपाल में दिख रहा है। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।